दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र की पुस्तक के तहत आरओ की परीक्षा से संबंधित जो पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे दोस्तों। उसके तहत हम लोगों ने दोस्तों पॉलिटी से संबंधित 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, यह हमारी पॉलिटी से संबंधित दोस्तों लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम लोग पॉलिटी के सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों इसमें हमारा टॉपिक है वह है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखेंगे, पहला प्रश्न है इसके तहत लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। ठीक है, देखेंगे कह रहा है पहला प्रश्न कि लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, कह रहा है कि लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे, पहला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया था। क्या है, लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया था। दूसरा कह रहा है कि श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पूरा स्थापित किया गया था। तीसरा कह रहा है इसे अस्थायी समिति को भेज दिया गया है। और चौथा कह रहा है कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सही आंसर होगा वह है हमारा लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया था। लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में पहला पॉइंट हमारा सही है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पूरा स्थापित किया गया था दोस्तों, तो यह गलत है। लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को दोस्तों संसदीय कार्य मंत्री वी नारायण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ना कि श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा। इसलिए हमारा दूसरा पॉइंट गलत है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसे अस्थायी समिति को भेज दिया गया है, यह पॉइंट हमारा सही है। और चौथा कह रहा है कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ केवल 1, 3 और 4। ठीक है, सही आंसर हमारा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि की थी के अध्यक्ष थे। क्या है, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि की थी दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे हमारे ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न, कह रहा है कि संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी। क्या है, इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी, यह स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, फिर दूसरा है कि इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है। इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है, यह पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, फिर तीसरा है कि इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.A. वेंकट चलैया कर रहे हैं, तो यह सही है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.N. वेंकट चलैया कर रहे हैं, यह पॉइंट हमारा सही है। जबकि चौथा है कि यह देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। तो सही पॉइंट है दोस्तों कि इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी और इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.N. वेंकट चलैया कर रहे हैं, यह पॉइंट हमारा सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 3। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। देखेंगे, कह रहा है कि चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, अधिनियम और संशोधन। ठीक है, चलिए देखेंगे हम अधिनियम और संशोधन क्या दिए गए हैं। कह रहा है कि संविधान का 94वां संशोधन अधिनियम 2006, तो यह संशोधन करेगा दोस्तों अनुच्छेद 164 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि संविधान का 95वां संशोधन अधिनियम 2009, यह संशोधन करेगा अनुच्छेद 334 में। फिर कह रहा है कि संविधान का 96वां संशोधन अधिनियम 2011, यह संशोधन करेगा 8वीं अनुसूची में। फिर कह रहा है संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019, तो यह संशोधन करेगा अनुच्छेद 15 में। ठीक है, फिर देखेंगे संविधान का 94वां संशोधन अधिनियम 2006, यह संशोधन करेगा अनुच्छेद 164 में। संविधान का 95वां संशोधन अधिनियम 2009, यह संशोधन करेगा अनुच्छेद 334 में। संविधान का 96वां संशोधन अधिनियम 2011, यह संशोधन करेगा 8वीं अनुसूची में। और संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019, यह संशोधन करेगा अनुच्छेद 15 में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है कह रहा है, ध्यान से देखिएगा।
कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 370 है दोस्तों वह संबंधित है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 क्या है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वह संबंधित है। क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य से। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा? कह रहा है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? क्या है? छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। क्या है? संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है पहला कि मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक। क्या है? मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है दोस्तों भारत में एक। क्या है? तो यह है दोस्तों हमारा डी वैधानिक अधिकार है। क्या है? मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक वैधानिक अधिकार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक वैधानिक अधिकार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे। क्या है? कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 3242 के तहत। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न? देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। क्या है? भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। पहला कह रहा है कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, तो पहला पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना, यह पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों यह गलत दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है क्या? तीसरा पॉइंट जो है हमारा गलत है। फिर चौथा कह रहा है कि निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, तो यह भी पॉइंट हमारा दोस्तों सही है। ठीक है, फिर देखिएगा ध्यान से, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, यह पॉइंट सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर चौथा है कि निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, यह भी पॉइंट हमारा सही है। जबकि किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना, यह पॉइंट हमारा गलत है। तो सही पॉइंट हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे क्या दिया गया है इसका आंसर। चलिए दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 एवं 4, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों का। ठीक है, स्थानीय निकायों का चुनाव दोस्तों निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह चुनाव राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा निष्पादित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्थानीय निकायों का। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखेंगे
अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है हमारा संविधान संशोधन। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न कह रहा है वह कह रहा है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। क्या है? संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद के किसी एक सदन में। ठीक है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद के किसी एक सदन में, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न? कह रहा है कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। क्या है? संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो यह संबंधित है दोस्तों हमारे ऑप्शन ए दल बदल से। ठीक है, ऑप्शन ए दल बदल से। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिक्किम एक नया राज्य बना। क्या है? सिक्किम एक नया राज्य बना। तो ऑप्शन डी 36वें संशोधन द्वारा। ठीक है, सिक्किम एक नया राज्य बना दोस्तों। तो ऑप्शन डी 36वें संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों, कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। क्या है? भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58वां संशोधन 1987। ठीक है, 58वां संशोधन 1987। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58वां संशोधन 1987। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है राजभाषा। क्या है? अगला जो टॉपिक है वह है हमारा राजभाषा। ठीक है, कह रहा है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई। क्या है? कह रहा है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ठीक है दोस्तों, क्या है? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ठीक है, तो इसका आंसर जो दोस्तों दिया गया है वह स्टार मार्क किया गया है। क्या है यहाँ? कह रहा है कि प्रश्नगत सभी विकल्प जो हैं त्रुटिपूर्ण हैं। प्रश्नगत सभी विकल्प जो हैं दोस्तों वह त्रुटिपूर्ण हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है पंचायती राज अधिकारों के मुद्दे आदि। क्या है? पंचायती राज अधिकारों के मुद्दे आदि। चलिए, जो इसके तहत टॉपिक है दोस्तों वह है हमारा पंचायती राज व सामुदायिक विकास। पंचायती राज व सामुदायिक विकास। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न। कह रहा है कि पंचायत चुनाव होते हैं। क्या है? पंचायत चुनाव होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रत्येक 5 वर्षों में। ठीक है, क्या है? पंचायत चुनाव होते हैं दोस्तों प्रत्येक 5 वर्षों में। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? कथन और कारण का प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा। कथन कह रहा है दोस्तों कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। क्या है? कथन कह रहा है कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो ये हमारा कथन दोस्तों सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कारण कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। यह हमारा स्टेटमेंट कारण जो दिया गया है यह गलत है। ठीक है, चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या दिया गया है, देख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर दिया गया है दोस्तों ए सही है, यानी कि ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है। ठीक है, पहला क्या है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर कह रहा है कि दूसरा, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा
दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यह हमारा गलत दिया गया है, जबकि पहला जो स्टेटमेंट है कि इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है, यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कि यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, यह स्टेटमेंट हमारा गलत है, जबकि पहला स्टेटमेंट इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है, यह सही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, हमारा आंसर देख लेंगे क्या दिया गया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जो दिया गया है केवल एक। ठीक है, केवल एक हमारा सही होगा। ठीक है, केवल एक जो दिया गया है यह हमारा सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न दोस्तों? कह रहा है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? क्या है? कह रहा है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि M.K. गांधी। ठीक है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो ऑप्शन डी M.K. गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? क्या है? कह रहा है कि पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। क्या है? पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे। क्या है? कि जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बलवंत राय मेहता। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा? कह रहा है कि समितियां और उनसे संबंधित वर्ष को सुमेल कीजिए। ठीक है, तो पीके जो थुंगन है दोस्तों, पीके थुंगन या सुमेल हो जाएगा हमारा 1988 से। ठीक है, फिर कह रहा है कि अशोक मेहता, तो अशोक मेहता जो है यह सुमेल हो जाएगा 1977-78 से। फिर है BR मेहता, तो BR मेहता सुमेल हो जाएगा हमारा 1957 से। और LM सिंघवी हमारा सुमेल हो जाएगा 1986 से। ठीक है, पीके थुंगन हो जाएगा हमारा 1988 से, अशोक मेहता हो जाएगा हमारा 1977-78 से, BR मेहता हो जाएगा 1957 से, LM सिंघवी हो जाएगा 1986 से। पीके थुंगन 1988, अशोक मेहता 1977 और हमारा BR मेहता 1957, LM सिंघवी 1986 से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 4, 3, 1 और 2। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिएगा। पीके थुंगन है 1988, अशोक मेहता है 1977-78, BR मेहता है 1957, LM सिंघवी है 1986। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? क्या है? कह रहा है कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, फिर है हमारा जिला नियोजन समिति। ठीक है, जिला नियोजन समिति यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। और हमारा तीसरा जो है दोस्तों यह है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, चौथा जो है राज्य संपत्ति कर या मूल्य निर्धारण बोर्ड, यह हमारा नहीं होगा। ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन हमारा गलत है। तो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? ऑप्शन क्या है? बी, 1, 2 एवं 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिला पंचायत। ठीक है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, चौथा हमारा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यह हमारा सम्मिलित नहीं है।
क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो यह हो जाएगा जिला पंचायत, फिर हो जाएगा क्षेत्र पंचायत, फिर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 एवं 3। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 10वें नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखेंगे, पहला पॉइंट है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। क्या है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। पहला पॉइंट यह हमारा सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला पॉइंट सही है, यानी कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि केवल जो एक दिया गया है यह हमारा सही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 9A, क्या है, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पहला नहीं होगा, दोहला पहला दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र, यह हमारा नहीं होगा, केवल बी होगा, यानी कि शहरी क्षेत्र को। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, तो इसका पॉइंट 2 जो है यह सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो पॉइंट बी है, ऑप्शन बी केवल 2 सही आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। क्या है? एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों 13वां नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पंचायत है हमारा भाग 9, सही दिया गया है। नगर पालिकाएं भाग 9 का, ठीक है, सहकारी समितियां भाग 9 ख, और अधिकरण दिया गया है भाग 10। अधिकरण हमारा गलत है दोस्तों, अधिकरण जो दिया गया है यह है हमारा भाग 14 क से संबंधित है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पंचायत भाग 9 यह सही सुमेल है, नगर पालिकाएं भाग 9 का यह भी सही सुमेल है, सहकारी समितियां भाग 9 का यह भी सही सुमेल है, लेकिन जो दिया गया है अधिकरण भाग 10 यह गलत है, अधिकरण हमारा भाग 14 का से संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। क्या है? कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 243 आई के अनुसार हम लोग राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई से संबंधित है, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 338 क में। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 338 क में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। क्या है? भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, कह रहा है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 331 पर। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न काल की बात थी। वर्तमान काल में क्या है, चलिए यहाँ देखेंगे। वर्तमान काल में कह रहा है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस के लिए नामांकित सीटों की व्यवस्था को पूर्व निर्धारित तिथि से आगे ना बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिएगा।
कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस के लिए नामांकित सीटों की व्यवस्था को पूर्व निर्धारित तिथि से आगे ना बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे ध्यान। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न विविध, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। पहला देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आर्टिकल 326। क्या है, ऑप्शन ए, आर्टिकल 326, ठीक है, भाग 15 के तहत, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कथन और कारण। कथन चले कथन पढ़ेंगे, क्या दिया गया है। अभी कथन कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कारण, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। फिर देखेंगे, कथन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कारण, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो कथन एवं कारण दोनों सही है दोस्तों, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, ठीक है, यह सही सुमेल है। फिर है, कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसका सही आंसर 1964 जो है यह सही सुमेल है। लेकिन कह रहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 कह रहा है दोस्तों, यह गलत है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय 2000, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना दोस्तों 2000 में ना होकर यह हुआ था प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में। इस प्रकार हमारा जो दो ऑप्शन है वह सुमेल नहीं है, यानी कि सी और डी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हो जाएगा हमारा 1963 में, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है यह 1964 में, ठीक है, यह सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो दिया गया है दोस्तों यह 1985 ना होके 1988 होगा, और प्रवर्तन निदेशालय सन 2000 ना होके सन 1956 होगा, ठीक है। इसमें सी एवं डी दो ऑप्शन हमारे सुमेल नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि अंतर्राज्य परिषद, ठीक है, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में हुई थी, यह हमारा सुमेल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954 में ना होकर दोस्तों 1952 में हुई थी, ठीक है। फिर कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 यह सही सुमेल है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 यह भी सही सुमेल है, ठीक है। फिर देखेंगे अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में हुई थी, यह हमारा सही सुमेल है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954 में ना होकर 1952 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी, यह सही सुमेल है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी, यह भी सही सुमेल है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था दोस्तों 1952 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, चलिए छठा नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कंपनी अधिनियम हमारा 2013 दोस्तों यह सही सुमेल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारतीय संविदा अधिनियम, तो भारतीय संविदा अधिनियम दोस्तों 1870 का ना होके यह 1872 का है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर कह रहा है कि साझेदारी अधिनियम 1932 यह सही सुमेल है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 यह भी सही सुमेल है, ठीक है। तो सही सुमेल नहीं हो जाएगा, वह है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है।
कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 यह सही सुमेल है। भारतीय संविदा अधिनियम 1870 ना होके 1872 होगा। फिर कह रहा है कि साझेदारी अधिनियम 1932, साझेदारी अधिनियम 1932 यह हमारा सही सुमेल है। फिर कह रहा है कि वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 यह भी हमारा सही सुमेल है। ठीक है, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, कंपनी अधिनियम 2013 और भारतीय संविदा अधिनियम 1870 ना होके 1872 होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है। क्या है, एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली में। चलिए 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, कह रहा है 9वां नंबर प्रश्न की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि पहला, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। दोस्तों यह हमारा सही है। ठीक है, पहला पॉइंट सही दिया गया है। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यह भी हमारा पॉइंट सही है। फिर कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी अरुण जेटली हैं। ठीक है, यह हमारा पॉइंट सही नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं। यह हमारा पॉइंट सही नहीं है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा पॉइंट जो है यह हमारा सही नहीं दिया गया है। ठीक है, जबकि पहला क्या कहे कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है, यह पॉइंट हमारा सही है। और भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, 1 और 2 पॉइंट हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे ध्यान से दोस्तों। चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है। क्या है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष दोस्तों कौन है। ठीक है, चलिए देखेंगे। ये प्रश्न काल के दौरान इसका सही आंसर था दोस्तों मार्कंडे काटजू। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष प्रश्न काल के दौरान आंसर था इसका मार्कंडे काटजू। चलिए वर्तमान के अनुसार देख लेंगे इसका क्या आंसर होगा। वर्तमान में इसका आंसर होगा दोस्तों, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई 17 जून 2022 से इसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष हैं और वह भारतीय प्रेस परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। इसके पूर्व वह जम्मू और कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग की अध्यक्ष थी, न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। क्या है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि जिबूती आचार संहिता संबंधित है। क्या है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है दोस्तों। तो यह है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। क्या है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है दोस्तों समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है।
चलिए दोस्तों 13वां नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। क्या है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। चलिए देख लेंगे डिटेल क्या कह रहा है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 23 में दोस्तों कह रहा है कि काम का अधिकार, ठीक है, जो कि पहला पॉइंट है हमारा। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार, और कह रहा है कि अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार कहा गया है। ठीक है, अतः प्रश्न के अनुसार काम का अधिकार व शिक्षा का अधिकार दोनों द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार हैं। जो काम का अधिकार है यह भी, और जो शिक्षा का अधिकार है यह भी, दोनों दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा 14वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। क्या है, कह रहा है कि संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। तो चलिए देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा कि संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या होता है। चलिए देख लेंगे। चलिए दोस्तों कह रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या होगा दोस्तों, वह शक्ति जो संविधान सहमत नहीं है। क्या है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 10 दिसंबर मनाया जाता है। क्या है, 10 दिसंबर मनाया जाता है तो मानवाधिकार दिवस के रूप में। ठीक है, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि न्यूनतम आयु अर्हता और ऑफिस या पद, तो 21 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। क्या है, 21 वर्ष हो जाएगा हमारा पंचायत सदस्य के लिए। ठीक है, 21 वर्ष पंचायत सदस्य के लिए। 25 वर्ष हो जाएगा दोस्तों राज्य विधानसभा सदस्य के लिए। 25 वर्ष राज्य विधानसभा सदस्य के लिए। 30 वर्ष राज्य विधान परिषद सदस्य के लिए। 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति के लिए। चलिए देखेंगे, 21 वर्ष हो जाएगा पंचायत सदस्य के लिए, 25 वर्ष राज्य विधानसभा सदस्य के लिए, 30 वर्ष राज्य विधान परिषद सदस्य के लिए, 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, फिर देखेंगे 21 वर्ष पंचायत सदस्य के लिए, 25 वर्ष राज्य विधानसभा के लिए, 30 वर्ष राज्य विधान परिषद सदस्य के लिए, 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 2, 3, 4 और 1। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राजनीतिक दल और उनके स्थापना का वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी दोस्तों 1951 में। ठीक है, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी दोस्तों 1925 में, जबकि AIADMK की स्थापना की गई थी 1972 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1885 में। ठीक है, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में। ठीक है, फिर है भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में, और AIADMK की स्थापना 1972 में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में, भारतीय जनसंघ की 1951 में, भारतीय साम्यवादी दल की 1925 में, और AIADMK की 1972 में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि चीन की संसद जानी जाती है। क्या है, चीन की संसद जानी जाती है दोस्तों नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के रूप में। क्या है, चीन की संसद जानी जाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, क्या है हमारा देखेंगे 19वां नंबर प्रश्न। कह रहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य है। क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो का। ठीक है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य है ऑल इंडिया रेडियो का। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है 20वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया। क्या है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2001 में। ठीक है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए यानी कि 2001। तो दोस्तों
इस प्रकार हम लोगों ने इस पुस्तक में दिए गए पॉलिटी के सारे प्रश्नों को दोस्तों पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।